So hello guys, please like my channel, please like the video, subscribe the channel and press bell icon for the latest updates. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं वो मैथ्स के हैं। पहला नंबर सिस्टम, फिर बॉडमास, और आज रात तक मैं डाल दूंगा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का फर्स्ट पार्ट। तो उसके बाद आज मैं फ़िज़िक्स का एनर्जी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि इसका लिविंग साइंस फ़िज़िक्स क्लास 7th का रत्ना सागर की जो बुक है उसका एक चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि एनर्जी चैप्टर है तो पहला क्वेश्चन तो बनता है हमारा, एनर्जी क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, वी कैन डिफाइन एनर्जी एज द स्ट्रेंथ टू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दस से एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एनर्जी की यानी दूसरी डेफिनेशन है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क। यानी कि एनर्जी को हम लोग दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब आंसर एक ही आएगा, यानी कि चीज़ एक ही है, बस उसको समझाने के दो अलग अलग। तो पहला तरीका है हमारा कि फिज़िकल जो एनर्जी है उसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ, किसी भी काम को करने की, तो किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी को करने की। तो जो हमारी एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, तो उसको हम लोग एनर्जी कह सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद मैं दूसरी डेफिनेशन को मैं बताता हूँ। दूसरी डेफिनेशन में क्या है कि किसी भी काम करने, की भी काम करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। क्या? किसी भी चीज़ के काम करने की कैपेसिटी, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक रिसोर्स है जिससे हम लोग काम कर पाते हैं। अगर एनर्जी ना हो तो हम लोग कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे जो अब आता है सवाल कि एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, मतलब कहाँ से मिलती है। जब कोई भी फिज़िकल या केमिकल रिसोर्स है, यानी हम लोग ने फॉसिल निकाले, ठीक, तो जब हम लोग ने फॉसिल निकाले तो वो तो बिना ही उनमें कोई एनर्जी थी। लेकिन उससे हम लोग ने जब पेट्रोलियम बनाया तो वो एक केमिकल प्रोसेस से ही तो गुजरा, तब उसमें जो है कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रयोग हुआ, तभी तो वो प्रोसेस हो पाया। अच्छा, उसके बाद जब प्रोसेस हो गया तो उसको हम लोग ने गाड़ी में डाला, कार में डाला। तो जब कार या बाइक में डाला तो वो कहीं ना कहीं बाइक के अंदर इंजन ने प्रोसेस किया उस फ्यूल को, और उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस की। एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उसको काम में लगाया। तो ये कई तरह में यूज़ होती है, जैसे लाइट बनाने में, लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट बनाने में, डोमेस्टिक पर्पस, घर के कामकाज के पर्पस के लिए, या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। हम लोग ने ऐसा भी लोगों को सुना है कि बोलते हुए कि उस आदमी के पास, जैसे राम के पास ज़्यादा एनर्जी है श्याम से, वो राम ज़्यादा काम कर लेता है। तो जैसे नहीं कहते हैं कई लोग कि राम के पास ज़्यादा कैपेसिटी है श्याम से, तो जो राम है तो उसकी कैपेसिटी, उसकी एनर्जी है। क्योंकि हम लोग ने जब पढ़ा था तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो किसी भी काम के करने की कैपेसिटी, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, यानी जो उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। यानी कि जब पावर हाउस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ से फिर हमारे घर तक आती है, तो मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गई तो इधर आई। अगर वहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो कैसे आती, बीच ही में नहीं ख़त्म हो जाती। अब कई यूनिट हैं एनर्जी के। यूनिट मतलब हम लोग समझने के लिए तो हम लोग ने एनर्जी को समझ लिया। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी अगर एग्ज़ाम में आया तो हम लोग लिखेंगे कैसे।
कोई सम आया तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो यूनिट एनर्जी के कुछ यूनिट होते हैं। एसआई यूनिट, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरा वर्ल्ड उनको मानता हो। तो एसआई यूनिट जो है एनर्जी के, वो जूल है, जूल। और उसके बाद फिर और मतलब ये तो है एक जूल जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ भी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी हैं, अमेरिका या फिर और जो लैब इंडिया, तो ये सारी जब किसी भी चीज़ को रिलीज़ करती हैं, केमिकल फार्मूला या किसी भी चीज़ जिसमें एनर्जी का यूज़ है, तो वो लोग जूल का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर हम लोग एसआई यूनिट मतलब वर्ल्ड वाइड की बात ना करें तो कहीं कहीं न्यूटन का इस्तेमाल होता है, कहीं न्यूटन मीटर का इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, न्यूटन और जूल एक तरह से एक रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे में। जो एक जूल है उसमें 10.9 न्यूटन है, ठीक। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को या तो मीटर या किलोमीटर, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस है, छोटा ही डिस्टेंस होगा तो वो मीटर में आएगा। देन द एनर्जी इज़ अप्लाइड सेट टू बी जूल, जो हम लोग एनर्जी अप्लाई करते हैं उसको हम लोग जूल कहते हैं। जूल का दूसरा नाम या फिर हम लोग उसको जूल को कह सकते हैं न्यूटन मीटर। तो क्या है, अगर हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कुछ अमाउंट ऑफ न्यूटन लगाते हैं किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को आगे पीछे करने के लिए कुछ मीटर्स या जितना भी करें, तो वो हमारा जूल बन जाता है। क्योंकि न्यूटन कुछ लगाएंगे तो कुछ न्यूटन से ही जूल बनता है। 10.9 अगर न्यूटन हो गया तो वो एक जूल बना देगा। जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। There are different forms of energy, but the distinction between them is not always clear. As Richard Feynman, a famous physicist, once said, the notations of potential and kinetic energy depends on a notation of length scale. For example, one can say of microscopic potential and kinetic energy which do not include thermal potential and kinetic energy. Also that is called chemical potential energy is a macroscopic notation, and closer examination shows that it is really the sum of potential and kinetic energy on the atomic and subatomic scale. तो काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तरह की एनर्जी नहीं है, कई तरह की एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी, ह्यूमन बॉडी की में जो एनर्जी वो एक तरह की एनर्जी, तो अलग अलग तरह की एनर्जीज़ हैं। तो जब एनर्जीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं तो जैसा एक रिचर्ड फेमैन एक बहुत बड़ा फिज़िकिस्ट था, उसने हमें बताया भी था कि नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन अ नोटेशन ऑफ लेंथ स्केल, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर जितनी भी स्केल है, स्केल यानी कि लेंथ और ब्रेथ, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की, वो सारा कुछ डिपेंड करता है लेंथ स्केल पर, उन्हीं दोनों के। फॉर एग्ज़ाम्पल की तरह पर हम समझ सकते हैं कि एक आदमी कह सकता है कि मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी विच डू नॉट इंक्लूड थर्मल पोटेंशियल, और जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब मूविंग, काइनेटिक मतलब होता है मूविंग, तो उस काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें थर्मल एनर्जी मतलब गर्म होने वाली, थर्मल मतलब गर्म, तो थर्मल होने वाली जो एनर्जी है वो अगर नहीं लग रही है तो वो केमिकल पोटेंशियल मैक्रोस्कोपिक
नोटेशन बन जाता है, यानी कि हम मैक्रोस्कोपिक वे में उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन हुई है उनसे हमें पता चलता है, यानी जो लोगों ने फाइंड किया है सालों सालों भर रिसर्च करके, वो बताता है कि जो रियली जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल है वो सच में सम होता है। इसी तरह के रिमार्क पोटेंशियल एनर्जी पे भी लगाए गए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी और फीचर्स। ये तो एक तरह का डू यू नो था जो एक साइंटिस्ट ने हमें बताया था या फिर उसने क्लेम किया था। तो चलिए अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें आपको, मुझे पता है आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको मैं एंड में एक और बार समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, द एनर्जी इन मोशन इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। देखिए मैंने बताया था काइनेटिक मतलब मूविंग, ये एक वर्ड मीनिंग है, आप याद भी कर सकते हैं। काइनेटिक मतलब मूविंग। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी किसी भी काम को चलाती है, जैसे कोई काम रुका हुआ है, जैसे एक बॉल है, तो बॉल को अगर हम लोग फेंकेंगे अपने हाथ से, या फिर फुटबॉल है, फुटबॉल रखी हुई है, उसको अगर हम किक करेंगे तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे मूविंग बॉल, फ्लोइंग वाटर, तो ये सारे काइनेटिक एनर्जी हैं। मैंने आपको बताया ना फुटबॉल का एग्ज़ाम्पल, वही इसमें अप्लाई होता है, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है वो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है 12m इंटू वॉल्यूम 2, तो वेलोसिटी 2। तो यहाँ पर जो है m जो है वो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि 12 एक मान लेते हैं हमारा एक तरीके से, इनटू जो नंबर है, और उसके बाद फिर m मतलब मास, तो 12 मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी जो पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बताऊंगा। जो पोटेंशियल मतलब लगाई हुई एनर्जी, तो वेलोसिटी जो है लगाई हुई एनर्जी की, वो v से डिनोट की गई है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू 2, ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। This energy is stored in an object and is measured by the amount of work done. ये जो एनर्जी है, माने काइनेटिक एनर्जी, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले से स्टोर होती है। यानी मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसमें काफ़ी देर से एनर्जी स्टोर है लेकिन रिलीज़ नहीं की गई है, तो जैसे ही हम लोग उसको छोड़ेंगे वैसे ही रिलीज़ हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, जो कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा। जो ब्लैक पैंथर मूवी है, हॉलीवुड मूवी है एवेंजर्स की, तो उसमें वो आप देखिएगा कैसे उस जो ब्लैक पैंथर का जो सूट है वो कैसे सारी की सारी एनर्जी एकदम से सोखता जाता है और उसके बाद एकदम से छोड़ता है। तो वो एक तरह का काइनेटिक एनर्जी है। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा वो क्लिप, ठीक है। तो उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर m का मतलब है मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो मास किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। g मतलब एक्सेलरेशन, मतलब हिलडुल ग्रेविटी की वजह से। h मतलब हाइट। तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। जो था क्या था बताइए आप लोग, ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा। m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर m है
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी वेट किसी ऑब्जेक्ट का किलोग्राम में। उसके बाद जी है एक्सीलरेशन हिल्डुल ग्रेविटी की वजह से, एच है हाइट मीटर में। उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो सम है, मतलब एडिशन है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। जो एनर्जी मोशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो चीज़ चल रही है मोशन में है और किसी चीज़ की पोजीशन जहाँ पर वो रखी गई है उसको डिनोट करता है, एसोसिएट उससे रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक, अब कई लोग नहीं निकाल पाए होंगे, जो निकाल पाए हैं उनके लिए वेरी गुड, जो नहीं निकाल पाए हैं उनके लिए फार्मूला सामने है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा है फार्मूला 12m इंटू V2। यहाँ पर m का मैंने बताया था मास, v का वेलोसिटी, प्लस मैकेनिकल एनर्जी का है m प्लस इंटू जी इंटू एच। इन दोनों का जब हम लोग एडिशन करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उनका एडिशन हम यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा था, तो उससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में हमें मैकेनिकल एनर्जी किसी की दी गई है और हमें मैकेनिकल एनर्जी पूछी गई है और हमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो दोनों का हम लोग फार्मूला लगा के उनको ऐड कर देंगे, तो जिससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी निकल आएगी। उसके बाद आ जाते हैं सोलर एनर्जी पर। तो द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, जो लाइट और हीट हमें सन से मिलती है, जिसको हम लोग कई तरह की टेक्नोलॉजी जैसे सोलर और फोटोवोल्टिक्स, सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, इस टाइप से जब हम लोग यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को, सोलर सन की एनर्जी को, तो उसी को हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। देखिए ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इसको हम जितना भी यूज़ करेंगे उतनी ये कभी मतलब कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। जैसे जो फ्यूल है फॉसिल अगर ख़त्म हो गए तो हमारा पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन जो सोलर एनर्जी सन की एनर्जी है वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके बाद आ जाते हैं विंड पर। विंड की हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, विंड मिल्स के द्वारा। जो विंड मिल्स होती हैं तो उनको जगह जगह ऊंची हाइट पर लगाया जाता है। जब जो है उस एयर ब्लो होती है, मतलब विंड चलती है, तो वो जो फैंस हैं विंड मिल के वो घूमने लगते हैं। जब टरबाइंस कहते हैं उन फैंस को, तो जब वो घूमने लगते हैं तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कई ऐसा नहीं कि एक जगह पर एक लगाया जाता है, कई सारे विंड मिल्स या कई सारे विंड टरबाइंस एक ही जगह पर लगाए जाते हैं, जिससे काफ़ी सारी एनर्जी एक साथ स्टोर कर सकें, जोड़ सकें। स्टोर करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस एनर्जी को एक साथ कंबाइन करके फिर वायर्स के द्वारा हमारे घर तक आती हैं। अब यहाँ पर तो ज़्यादातर घरों में तो ज़्यादातर क्या इंडिया में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम घरों में सिर्फ जो थर्मल एनर्जी या फिर बहुत 2-3% घरों में सोलर एनर्जी, या फिर ज़्यादातर घरों में जो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी आती है। अच्छा, और जो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चीप होती है इन दोनों से, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इनमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। नीचे मोटर, ऊपर फैंस में भी मोटर, अंदर जाके कंबाइनर, और उसके बाद फिर एक्सट्रैक्टर, ऐसी चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जो
एक एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका जो उसके अंदर भी जो पार्ट होते हैं ना, न्यूक्लियस, तो उसका जो है कई सारे कंबाइन करके वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। सोचिए, एक सबसे छोटे पार्टिकल के भी अंदर का पार्टिकल जो है वो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, जो पूरे के पूरे एक शहर या स्टेट को भी बर्बाद कर सकता है। सोचिए, क्योंकि क्या किया जाता है ना, बॉम्ब में पूरी की पूरी एनर्जी को कंप्रेस कर दिया जाता है, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी को दबा के रख दिया जाता है, और जैसे ही खोलते हैं एक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर सब कुछ बर्बाद कर देता है। मतलब कुछ फटता नहीं है, वो प्रेशर ही इतना हार्ड होता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देता है एक ही झटके में। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत लाइट पावर में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के भी लिए यूज़ होती है। उसके बाद फिर क्या करता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो कई सारे एटम्स को जोड़ के रखती है, इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर पाता है। उसके बाद फिर आते हैं जियोथर्मल एनर्जी पर। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो जो अर्थ की गर्मी है, अर्थ की यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन से जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये सबसे चीप और कन्वेंशनल हीट और पावर का रिसोर्स होता है, क्योंकि जैसे ये समझ लीजिए आप कि ज़मीन में कोयला गड़ा हुआ है, ठीक है, कोल, गोल्ड गड़ा हुआ है, तो जो कोल है, कोल को अगर हम लोग निकालेंगे और प्रोसेस करेंगे तो फिर हम लोग एक एनर्जी बना लेंगे पूरी की पूरी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो टाइड्स आप लोग को पता होंगी, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। टाइड्स वो होती है जो, जैसे आपको बताता हूँ, जो समुद्र की लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें नहीं, जो रात को जब मून जो होता है, मून की जब बड़ा छोटे होने से जो रिवर्स होती हैं तो उनका पानी ऊपर खींचता है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पानी को ऊपर खींचता है। जितना मून पास आता जाता है वो पानी को ऊपर खींचता है। तो जब ऊपर खींचता है पानी को, तो वो पूरा का पूरा पानी जो है वो पूरा का पूरा जब ऊपर खिंच जाता है पानी, तो उसके बाद वो छोड़ देता है। तो जब ऊपर खींचना और छोड़ना होता है तो उससे एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ऊपर नीचे करेंगे तो एक एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी बीच में। जैसे आप ये समझ लीजिए कि पानी में रगड़ लगती है, अगर स्टोन में रगड़ लगती है तो चिंगारी पैदा होती है, वैसे ही अगर पानी में लगती है तो एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डैम्स बनाते हैं, तो पानी जब उधर से काफ़ी सारा कलेक्ट हो गया, जब हम लोग छोड़ते हैं तो जो स्टील की चीज़ें होती हैं डैम में, स्टील और लोहे की चीज़ें, उनसे जब पानी टकराता है तो चिंगारियाँ प्रोड्यूस होती हैं। चिंगारियाँ जब बनती हैं तो वो चिंगारियाँ, काफ़ी सारी चिंगारियाँ मिला के आग पैदा करती हैं। आग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन करके हमारे घरों तक आती है, कुछ घरों तक जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती ये वाली। उसके बाद आता है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी वो एनर्जी होती है जो, बायो मतलब होता है लिविंग, तो जैसे प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस डेड बॉडीज़, तो इन सब और जो भी लिविंग थिंग्स या लिविंग से रिलेटेड थिंग्स जो होती हैं वो सारी बायो होती हैं। बायो तो उससे जो मास बनता है, मास मतलब वेट, तो जो चीज़ें बनती हैं वो बायोमास हो जाता है। तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी जो गंध, गर्मी, वो सारी बदबू, तो उन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ही हम लोग बायोमास एनर्जी कहते हैं।
उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होता है जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई, उसी को हम लोग जब बार बार प्रोड्यूस करते जाते हैं, उसी को बार बार एक दूसरे में मिलाया तो वो और प्रोड्यूस हुई, और मिलाया और प्रोड्यूस हुई। तो ऐसे प्रोड्यूस करके हम लोग बना के और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। उसके बाद आता है थर्मल एनर्जी। जो थर्मल का मतलब होता है हीट, तो नाम ही से पता चल जाता है थर्मल एनर्जी क्या करती है। थर्मल एनर्जी जो है वो हीट को ऑब्टेन करके उसको कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो इस गर्मी को हम लोग कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके इसकी मशीन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब इसके लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं, वो आप लोग को शायद क्या नहीं देखी होंगी आप ना, मशीन्स होती हैं, इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद देयर आर मैनी इंस्टेंसेस वेयर ऑब्जेक्ट प्रोसेसेस मोर देन वन टाइप ऑफ एनर्जी। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ दो तीन एनर्जी एक ही चीज़ प्रोड्यूस करती है। जैसे बॉइलिंग वाटर, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हो रहा है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में हीट होता है, हीट से एटम इधर उधर भागते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सारे के सारे जो एटम्स है वो सारे के सारे अपने बॉन्ड्स खोते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो ठंडी चीज़ है वो गर्म हो जाती है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, लगाई हुई एनर्जी, हीट जो होती है वो हम लोग लगा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लगाई हुई एनर्जी को यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। उसके बाद एक लॉ है जिससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, तो चलिए वो लॉ पढ़ते हैं। लॉज इन इट गवर्न्स द माइक्रोस्कोपिक मोशन of individual atoms in a chemical reaction. The law of conversion of energy states that in a closed system, that is a system that is isolated from its surroundings, the total energy of a system is conserved. यानी कि जो हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक जगह से दूसरी, यानी थर्मल एनर्जी को जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना है, तो वो सारी जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम होता है जो टोटली एनर्जी के से ही कंसर्व्ड होता है। मतलब हर जगह उसकी एनर्जी है, तो मशीन लगाओ एनर्जी निकालो, मशीन लगाओ एनर्जी निकालो। लॉ के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी इन द सिस्टम इज कंजर्व्ड इवन थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी इट अकर्स। जब बहुत सारी, जैसे अलग अलग हमने हीट के कमरे रखे, ठीक है, अलग अलग कमरों में हमने बहुत सारी हीट डाली, या फिर एक ही कमरे में हमने सारे कमरों की हीट डाल दी, तो किस में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी? जब एक ही कमरे में सारे कमरों की हीट डाली तभी ना। तो इसलिए जब सारे कमरों की हीट डाली तो वो बन जाती है हमारी एक कंबाइंड पावर के बाद उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या और टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एनर्जी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है जब चाइल्ड है वो स्विंग होता है, जो झूला होता है कुछ इस टाइप का झूला होता है, ये होता है स्विंग, ठीक है। तो ये जो स्विंग है उसमें जब आगे पीछे हो रहा है बच्चा, तो वो काइनेटिक एनर्जी तो हो रही है, क्योंकि जो झूला है वो आगे होता है पीछे होता है, आगे होता है पीछे होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी लगाता है। काइनेटिक मतलब मूविंग, वो मूव कर रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है। अब ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो जो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जो एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी का एटमॉस्फेयर। अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी ना होती तो एटमॉस्फेयर अर्थ के इधर उधर इर्द गिर्द जो है वो होता ही नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी ही एटमॉस्फेयर को रोक के रखे। ग्रेविटेशनल एनर्जी ना हो तो एटमॉस्फेयर उड़ के चला जाए, हाँ, सारी के सारी यूवी रेज अंदर आ जाए,
सबको स्किन कैंसर हो जाए, ज़्यादातर मर जाएं, तो बहुत मुश्किल हो जाए जीना। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है काफ़ी काम करती है हमारे जीने में। उसके बाद केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, जैसे केमिस्ट्री लैब अगर आप लोग कभी गए होंगे तो या फिर आप अपनी मैम से पूछिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो बताएंगी। वैसे मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसमें केमिकल से प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जो एक एग्जाम्पल है केमिकल एनर्जी का। द अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी आर क्रूशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। आर एबिलिटी टू यूटिलाइज एनर्जी इफेक्टिवली improves the quality of life. It is hard to imagine life without energy. यानी कि हम सारे कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में एनर्जी से ही करते हैं। अगर एनर्जी ना हो तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीना क्या, हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, एक जगह पैदा होंगे वहीं मर जाएंगे, क्योंकि हमारे के अंदर कैपेसिटी ही नहीं होगी किसी भी काम को करने की।